हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है टीनिया सोलियम, पॉर्क टेप वर्म, फीता कृमि। क्लासिफिकेशन से हम लेते हैं इसका पहले। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्लास सेस्टोडा। प्लेटीहेल्मिन्थीस में कौन से सदस्य आते हैं? चपटे कृमि। ये मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था। प्लेट चपटी होती है तो चपटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। क्लास सेस्टोडा। सेस्टोडा इसकी 3 क्लासेस होती हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। तो सेस्टोडा में कौन से आते हैं? चपटे कृमि, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है अर्थात यह पूर्णतः अंतः परजीवी होते हैं। सब क्लास है इसकी यू सेस्टोडा। ई यू यू शब्द का होता है वास्तविक, है ना, ट्रू। तो यू सेस्टोडा मतलब इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, यानी बाहर से जो खंड है वो अंतर तक जो है सेगमेंटेशन पाया जाता है। ऑर्डर है इसका साइक्लोफाइलिडी। साइक्लोफाइलिडी, साइक्लो मतलब होता है गोल, है ना। साइक्लोफाइलिडी यानी इनका जो स्कॉलेक्स वाला भाग है उसमें 4 कप शेप के सक्कर्स पाए जाते हैं। फैमिली है इसकी टेनिडी। टेनिडी फैमिली का मेन लक्षण क्या है कि जेनाइटल पेपिलिया अल्टरनेट अरेंज होते हैं। जेनाइटल पेपिलिया जैसे ये टेप वर्म है, मान लो ये इसके सेगमेंट्स हैं, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में एक के यहाँ लेफ्ट साइड में अगर जेनाइटल पेपिलिया है तो दूसरे सेगमेंट में राइट साइड में होगा, फिर तीसरे में लेफ्ट में, चौथे में राइट में। तो इस तरह से अल्टरनेट अरेंजमेंट पाया जाता है जेनाइटल पेपिला का। जेनाइटल पेपिला क्या है? गोनोपोर पाया जाता है इसमें, कॉमन गोनोपोर। ठीक है, उसके बाद ये हम आगे डिटेल में और कर लेंगे। टेनिडी जीनस हो गया टीनिया और स्पीशीज हो गया सोलियम, और इसका कॉमन नेम है पॉर्क टेप वर्म। पॉर्क होता है सुअर का आधा पक्का मांस, ठीक है, तो इसलिए ये है पॉर्क टेप वर्म। तो एक क्वेश्चन ये इस तरह से ही पूछा जाता है कि इसका क्लासिफिकेशन बताइए टीनिया सोलियम का। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्लास सेस्टोडा, सब क्लास यू सेस्टोडा, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडी, फैमिली टीनिएडी, जीनस टीनिया, स्पीशीज सोलियम। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यह अपना जीवन चक्र किस प्रकार पूरा करते हैं या इनका हैबिटाट क्या है। तो यह डाइजेनिक एंडोपैरासाइट्स हैं। जैसे हमने पढ़ा इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है, सेस्टोडा क्लास में है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है क्योंकि यह पूर्णतः अंतः परजीवी है और अपना जीवन चक्र 2 जीवों में पूरा करते हैं, इसीलिए इन्हें कहेंगे डाइजेनिक एंडोपैरासाइट्स, जिसमें प्राथमिक परपोषी या प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य की आंत्र में इसकी वयस्क अवस्था पाई जाती है। एडल्ट अवस्था जो है टीनिया सोलियम की वो मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है। और इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट होता है सुअर, जो विष्ठाभोजी होता है, ठीक है, जो मल खाता है मनुष्य का, तो वो है पिग। तो इसके जो लार्वा अवस्था है, टीनिया सोलियम के जो लार्वा अवस्था है वो पिग में यानी सुअर में जो है उनका विकास होता है। तो इस तरह से अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से 2 होस्ट हैं या कौन से 2 जीवों में यह अपना जीवन चक्र पूरा करता है, तो प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन बीइंग और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है पिग। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लेते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 2 से 5 मीटर होती है। इसका कलर पीला, क्रीम कलर का या वाइट कलर का होता है और शरीर 3 भागों में बंटा होता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे आगे का जो भाग है जिसे हेड भी कह सकते हैं, स्कॉलेक्स, मध्य वाला भाग है नेक, और बाद में जो पूरे सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट को कहते हैं प्रोग्लॉटिड और पूरा जो प्रोग्लॉटिड्स का जो क्रम है उसे कहेंगे स्ट्रोबेला। तो शरीर 3 भागों में बंटा होता है, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबेला। ये भी अपने आप में एक प्रश्न होता है कि टीनिया सोलियम का शरीर कितने भागों में बंटा है, वो नाम बताओ। स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबेला। अब हम एक एक करके लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर है तो इसमें ये आगे वाला भाग ये कहलाता है स्कॉलेक्स। तो स्कॉलेक्स वाले भाग की अपीयरेंस कैसी है, दिखने में कैसा है? ये जैसे कोई ऑलपिन होती है और उसके ऊपर का जो छोटा सा गोला होता है, तो उस तरह से ये टीनिया सोलियम
जो है का ये जो स्कॉलिक्स वाला भाग है ये उस पिन के जो ऊपर का जो हेड होता है उसके जैसा होता है। और इसका मध्य वाला भाग, जैसे ये इसका लगभग ये मध्य वाला भाग हो गया ना स्कॉलिक्स का, इसके मध्य वाले भाग में 4 सक्कर्स पाए जाते हैं। एक सक्कर होता है डॉर्सल साइड में, मिड डॉर्सल में, एक होता है मिड वेंट्रल में, और 2 होते हैं दोनों लेटरल साइड में। तो यहाँ हम इस डायग्राम में ले लेते हैं इसको, स्कॉलिक्स का डायग्राम हम ले लेते हैं। स्कॉलिक्स का डायग्राम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए यहाँ मैंने इसको ड्रॉ किया है और मेंशन किया है, इसको डायग्राम पूछा गया है पहले के क्वेश्चंस में। तो स्कॉलिक्स जो है ये जैसे मैंने बताया इसके लगभग मध्य वाले भाग में 4 सक्कर्स हैं, एक डॉर्सल, मिड डॉर्सल, एक मिड वेंट्रल और 2 लेटरल। और ये सक्कर्स कप के शेप के होते हैं। इसका आगे वाला जो भाग है उसे कहते हैं रोस्टेलम। रोस्टेलम जो है उसके दोनों तरफ यानी पूरा चारों तरफ से कवर करे हुए 2 रोज पाई जाती हैं हुक्स के 2 क्रम पाए जाते हैं। इसमें 22 से लेकर 32 हुक होते हैं, जिसमें भीतर के जो हुक हैं, ये अंदर की साइड वाले जो हुक हैं, ये बड़े होते हैं साइज़ में, किसकी तुलना में, बाहर के हुक की तुलना में। तो भीतर के जो हुक हैं वो लगभग 0.14 से 0.18 mm साइज़ होती है, और बाहर के जो हुक हैं वो लगभग 0.11 टू 0.14 mm की साइज़ के होते हैं। और प्रत्येक रो में हुक की संख्या लगभग 22 से लेकर 32 तक होती है। और हुक की संरचना कैसी होती है, ये इसका रूट वाला पार्ट है जो देह भित्ति में अंदर धंसा हुआ होता है, और ये आगे का भाग है ब्लेड बाहर जो निकला रहता है, और ये गार्ड हैं जो इसको ब्लेड को गार्ड करते हैं। तो ये एक हुक की संरचना है। और जो रोस्टेलम वाला भाग है, इस रोस्टेलम वाले भाग में जो है हल्का कॉन्ट्रैक्शन होने की क्षमता पाई जाती है, और इसमें माउथ नहीं पाया जाता है, यानी मुख उपस्थित नहीं होता है। सक्कर्स और हुक्स की सहायता से ये जो एनिमल है ये मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है, वयस्क अवस्था इसकी। तो मनुष्य की आंत्र में सक्कर्स और हुक्स की सहायता से अपनी पकड़ बनाए रखता है, क्योंकि हमारी जो आंत्र है उसमें लगातार क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती रहती है। तो इस मूवमेंट के कारण ऐसा हो सकता है कि एनिमल सरक करके और जो है बाहर विष्ठा के साथ त्याग दिया जाए। तो अपने आप को पकड़ बनाने के लिए वहाँ पर ये सक्कर्स का और हुक्स का उपयोग करता है। तो ये हो गया इसका स्कॉलिक्स का विवरण। अब हम आगे इसके हुक जो हैं, एक चीज़ और है, हुक जो है वो काइटिन के बने होते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा भाग इसका, ये स्कॉलिक्स वाला भाग हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा भाग लेते हैं इसका ग्रीवा यानी नेक वाला पार्ट। नेक वाला पार्ट देखो यहाँ इतना, ये जो छोटा सा भाग है कोई सेगमेंटेशन नहीं है इसमें। तो नेक पार्ट कितना है, जो स्कॉलिक्स को और स्ट्रोबिला जो पीछे का जो पूरा पार्ट है उसको जोड़ने का काम कर रहा है। और नेक वाले पार्ट को हम कह सकते हैं सेगमेंटेशन जोन कह सकते हैं, या जो है इसे बडिंग जोन कह सकते हैं। सेगमेंटेशन जोन या बडिंग जोन। अब इसे सेगमेंटेशन जोन या बडिंग जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एनिमल का वो भाग है जहां लगातार नए खंड बनते हैं, और ये नए खंड बन करके यहाँ पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। तो पुराने वाले पीछे की तरफ जाते जाएंगे और नए खंड यहाँ से बनते जाएंगे। यानी एनिमल की जो वृद्धि हो रही है वो कौन से भाग से हो रही है, इस नेक वाले भाग में नए सेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भाग क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन जोन या बडिंग जोन या ग्रोथ जोन। और ये केवल जो है स्कॉलिक्स और स्ट्रोबिला के बीच का छोटा सा पार्ट होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है इसका स्ट्रोबिला जो है ये जैसे मैंने बताया ये क्या है, ये पूरा स्ट्रोबिला कहलाएगा। यहाँ से लेकर ये पूरा जो है ये स्ट्रोबिला कहलाएगा। बहुत इजी है ये डायग्राम बनाना। आप इस तरह की एक लाइन पहले बना लो, फिर दूसरी लाइन आपके इसके समानांतर करते हुए इस तरह से बना लो, थोड़ा चौड़े करते जाओ उसको, बाद में इसमें सेगमेंट्स आप अंदर डाल दो, ठीक है। तो स्ट्रोबिला वाले भाग में जो प्रोग्लॉटिड्स हैं वो 3 प्रकार के हैं। प्रॉक्सिमल रीजन में यानी जो ग्रीवा के पास समीपस्थ भाग में, ग्रीवा के समीपस्थ भाग में जो सेगमेंट्स हैं वो कहलाते हैं इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। इमेच्योर क्यों, क्योंकि ये नए बने हैं, और नए बने हैं अभी इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुआ है।
तो लगभग 1 से लेकर के 200 सेगमेंट्स तक, यहाँ लगभग 1 से लेकर 200 सेगमेंट्स तक इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं। इसके बाद के यानी लगभग मिडल वाला भाग जो है, लगभग मिडल वाला भाग जो है, इसके जो प्रोग्लॉटिड्स हैं ये कहलाते हैं मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इस वाले भाग में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, यह एनिमल जो है यह उभयलिंगी है। उभयलिंगी यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एनिमल में उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक खंड में जो मेच्योर खंड है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। ठीक है, यह जो है प्रोटेंड्रस एनिमल है। प्रोटेंड्रस, प्रो मतलब क्या होता है पहले, एंड्रस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो प्रोटेंड्रस यानी कि नर जननांग पहले मेच्योर होता है। ठीक है, और ये मैंने बताया जैसे हर्माफ्रोडाइट है, उभयलिंगी है ये। उसके बाद में लास्ट जो सेगमेंट्स होते हैं, जो दूरस्थ वाले जो सेगमेंट्स हैं, उनको कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, अंडपूर्ण देहखंड। जैसे जैसे इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइज्ड जो एग हैं वो यूट्रस के अंदर डेवलप करते हैं। तो जैसे जैसे अंडों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो गर्भाशय है उसकी साइज़ क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाती है, और वो पूरा का पूरा जो खंड है वो, जैसे यहाँ मैं बताती हूँ, ये जैसे है, ये खंड है पूरा, तो इस खंड में पूरा ब्रांच्ड यूट्रस बन जाता है। ये यूट्रस पूरा ब्रांच्ड हो जाता है और ये भरा हुआ होता है किससे, फर्टिलाइज्ड एग्स से। और इसके अलावा इस खंड में बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वासित हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अंडपूर्ण देह खंड। ये लास्ट वाले खंड्स होते हैं। और ये जो खंड हैं इन्हें समय समय पर, जो एनिमल है समय समय पर इन्हें अपने बॉडी से तोड़ता जाता है और वो बाहर विष्ठा के साथ त्याग दिए जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं एपोलाइसिस। एपोलाइसिस जो शब्द है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, केवल क्वेश्चन आता है व्हाट इज एपोलाइसिस या व्हाट डू यू मीन बाय एपोलाइसिस। तो एपोलाइसिस कौन सी प्रक्रिया है, जब यहाँ हम लेंगे, जब जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं यानी अन्नपूर्ण देहखंड हैं वो जो है शरीर से टूट जाते हैं और उन्हें बाहर त्याग दिया जाता है, मनुष्य की विष्ठा के साथ में वो बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एपोलाइसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखो, देह में देह खंडों की संख्या बढ़ती तो है ही नेक वाले भाग में, दूरस्थ जो अंडपूर्ण देहखंड हैं, दूरस्थ अंडपूर्ण देहखंड समय समय पर टूटकर अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को एपोलाइसिस या प्रमोचन कहते हैं। और टीनिया के अंडे इस प्रकार आंत्र से मल के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। अब जो सुअर, जो कि इसका मध्यस्थ परपोषी है, जब वो इस मलभोजी प्रकृति का है तो वो खाएगा विष्ठा को, उसके साथ ये जो अंडपूर्ण देहखंड है वो उसके शरीर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था 3 प्रकार के खंड होते हैं, इमेच्योर, मेच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। इमेच्योर जो नेक के जस्ट बाद में यानी ग्रीवा के जस्ट बाद में पहले से लेकर लगभग 200 सेगमेंट, प्रॉक्सिमल सेगमेंट इमेच्योर हैं। मैच्योर यानी इसके बाद के 100 से 150 सेगमेंट यानी मध्य वाले भाग में, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं, वो मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स कहलाते हैं। और लास्ट के 150 से लेकर 300 सेगमेंट वो क्या कहलाते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स या अंडपूर्ण देहखंड कहेंगे। एक देहखंड में लगभग 80,000 तक अंडे होते हैं, और इन अंडपूर्ण देहखंडों को समय समय पर देह से तोड़ दिया जाता है, जो विष्ठा के साथ में बाहर त्याग दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रमोचन या एपोलाइसिस कहते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लेते हैं आगे इसका फर्टिलाइजेशन वाला पॉइंट ही सीधा डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन वाला पॉइंट लेते हैं जो आप लोगों के सिलेबस से संबंधित है। इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक की साइज़ कितनी बड़ी है, 2 से 5 मीटर तक लंबा है। तो 2 से 5 मीटर तक लंबा है तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर लगभग एक ही
अच्छी तरह से डेवलप कर पाता है टीनिया सोलियम। उससे ज़्यादा यानी 2 या उससे अधिक टीनिया सोलियम उसमें नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी एक जो खंड है उस एक खंड का स्पर्म अपने ही खंड के ओवा को फर्टिलाइज करता है, इसे कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कभी कभी समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो है यदि एनिमल बहुत ज़्यादा कुंडलित है, यदि एनिमल बहुत ज़्यादा कुंडलित है, जैसे ये एनिमल है, ये इस तरह से आंत्र में उपस्थित है और ये इस तरह से कुंडलित अवस्था में है मान लो, और इनके जो खंड है वो इस तरह से आमने सामने है कि एक का जेनाइटल पेपिलिया और दूसरे का जेनाइटल पेपिलिया आमने सामने है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी एक खंड का स्पर्म दूसरे खंड के जो ओवा है उसको फर्टिलाइज करता है। तो इस एनिमल में इसी तरह का जो फर्टिलाइजेशन है इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अदरवाइज इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने की संभावना नहीं होती है। यानी एक खंड का स्पर्म यदि दूसरे खंड के ओवा को फर्टिलाइज करता है तो उसको ही क्या कह देते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। अदरवाइज इस एनिमल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब एक खंड का जो स्पर्म है वो अपने ही खंड के ओवा को फर्टिलाइज करे। अब यहाँ ये जो डायग्राम है ये मेच्योर प्रोग्लॉटिड का है। मेच्योर प्रोग्लॉटिड का डायग्राम अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है मेच्योर प्रोग्लॉटिड, ये प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल में भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है इसका डायग्राम। अब हम लेते हैं, जैसे मैंने बताया था मेच्योर प्रोग्लॉटिड मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसे बनाना कैसे है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं इसको बनाना बताऊंगी। हमने ये एक सेगमेंट ये पूरा कंप्लीट लिया जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन करना है। तो इसके एक साइड में हमने बना लिया क्या, जेनाइटल पेपिलिया, ये उभार बना दिया, ये है जेनाइटल पेपिला। जेनाइटल पेपिला का एक कॉमन छिद्र होगा जो कहलाएगा कॉमन गोनोपोर। तो हम इस खंड को लगभग 2 भागों में बांट देंगे, ये इस तरह से हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। इसके नीचे वाले भाग में हम शुरू करेंगे बनाना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही बनाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैसे बनाना है। तो आधा हमने बांट दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब हम शुरुआत करेंगे, जो हमने आधा बांटा है उसके लगभग आधे वाले भाग में यहाँ दोनों साइड में हम बना देंगे ओवरी। तो इसका मतलब ओवरी कितनी है, 2, बाई लोब्ड, 2 लोब हैं ओवरी के, तो ये 2 ओवरी बना दी हैं, ठीक है। दोनों जो ओवरी हैं वो आपस में कनेक्टेड है ओवेरियन ब्रिज के द्वारा, तो इन दोनों को जोड़ दिया, ये क्या हो गया, ओवेरियन ब्रिज। ओवेरियन ब्रिज के मध्य वाले भाग से जो डक्ट निकलती है नीचे की साइड में ये कहलाएगी ओवी डक्ट, ठीक है। ओवी डक्ट ओपन होती है ऊ टाइप में, ये स्फेरिकल संरचना है, इसमें ओपन होती है ऊ टाइप में। ऊ टाइप में ओपन होने से पहले इसके एक साइड से जहाँ गोनोपोर है वहाँ उस साइड से जो है निकलता है वेजाइना, ठीक है। तो यहाँ हमें बनाना है वेजाइना, यहाँ से इस तरह से पहले थोड़ी फूली हुई संरचना है वेजाइना की और उसके बाद ये कुंडलित संरचना है, लेकिन डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए हमने ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर तो क्या है, वेजाइना, और इसका नीचे का फूला हुआ भाग क्या है, रिसेप्टिक्युला सेमेनिस। नाम से ही पता चल रहा है रिसीव करता है किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। और ये वेजाइना ओपन होता है जेनाइटल पेपिलिया में किसके द्वारा, फीमेल जो जनन छिद्र है जेनाइटल पोर उसके द्वारा। इतना बनाने के बाद में हम जो है ओ टाइप के ऑपोजिट साइड से, जहाँ से ये वेजाइना वाला भाग बनाया उसके ऑपोजिट साइड से यूट्रस बनाना है। ये यूट्रस बना करके ये ऊपर तक जाएगा, हाफ एरिया को कवर करते हुए ऊपर, बैलून की तरह स्ट्रक्चर। तो इसका अग्र भाग तो संकरा है और पश्च भाग फूला हुआ है जो आगे के एरिया को कवर कर रहा है। और यूट्रस के अंदर क्या है, फर्टिलाइज्ड एग हैं। यूट्रस के अंदर न्यूमरस फर्टिलाइज्ड एग हैं, जैसे मैंने बताया था लगभग 80,000 के करीब, है ना। तो फर्टिलाइज्ड एग है। इतना बनाने के बाद, थोड़ा और क्लियर कर दूं इसको मैं, इतना बनाने के बाद हमने जो ये ऊ टाइप बनाया है, इस ऊ टाइप के नीचे से यहाँ से बनाएंगे हम एक वाइटलिन डक्ट, और वाइटलिन डक्ट, और नीचे ये जो पोर्शन है ये है वाइटलिन ग्लैंड। तो वाइटलिन यानी पीतक, तो ये क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। जो डेवलपमेंट हो रहा है फर्टिलाइज्ड एग का, जो डेवलपमेंट होगा तो उसको पोषण प्रदान करेगा।
और अब आप ये देखो, ये जो ऊ टाइप है ये क्या है? कई बार केवल प्रश्न आता है ऊ टाइप के बारे में ही बताओ। तो ऊ टाइप क्या है? ये वो संरचना है जहाँ पर ओविडक्ट ओपन हो रही है, जहाँ से यूट्रस अटैच है, और नीचे की तरफ ये वाइटलिन डक्ट, यानी ये तीनों चीज़ों की ओपनिंग है। कौन कौन सी? ओविडक्ट, ओविडक्ट ओपन हो रही है, और इसके एक साइड से यूट्रस ओपन हो रहा है, और इसके नीचे की साइड से क्या है? वाइटलिन डक्ट, यानी पीतक जो डक्ट है वो ओपन हो रही है। तो ये जो फुली हुई संरचना है ये क्या कहलाती है? ऊ टाइप कहलाती है। और ऊ टाइप के चारों तरफ, ऊ टाइप के चारों तरफ है मेहलीज ग्लैंड। मेहलीज ग्लैंड वैज्ञानिक के नाम के आधार पर जो है इसका नाम रखा है मेहलीज ग्लैंड्स। ये कई ग्लैंड्स हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे हो, इसके बाहर की तरफ ये बना रखी, ये है मेहलीज ग्लैंड। मेहलीज ग्लैंड का क्या कार्य है? मेहलीज ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करती है, वो केमिकल जो यहाँ पर जो स्पर्म्स आए हैं, रिसेप्टिकुला में जो स्पर्म्स आए हैं, उन स्पर्म्स को और फर्टिलाइज्ड एग्स को ऊपर की तरफ यूट्रस की तरफ पहुँचाने में जो है मदद करती है, यानी लुब्रिकेशन देती है, जिससे ये ऊपर की तरफ यूट्रस में जाते हैं। तो इस तरह से जो है पहले हम क्या बना लेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरा बना लेंगे। उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाएंगे तो बहुत सिंपल होगा। अब हमें ऊपर का जो आधा पोर्शन है वहाँ, यानी ये जो जेनाइटल पेपिलिया है, यहाँ ऊपर सबसे पहले हम ये मेल जेनाइटल पोर, यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वासा डिफरेंसेस, वासा डिफरेंसेस जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ हमें बनाना है मस्कुलर स्ट्रक्चर सीरस। सीरस या हम पेनिस कह सकते हैं, जो मस्कुलर ऑर्गन है, बहिर्सारित हो सकता है। और उसके बाद में हमें ये छोटी छोटी ब्रांचेस बना देनी है, ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये है वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया से आगे की तरफ हम क्या बना देंगे? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये है टेस्टिस, जो असंख्य है और छोटी साइज के, असंख्य नहीं हम कहेंगे, 15 से लेकर 200 तक, 15 से लेकर 200 छोटे और स्फेरिकल शेप के हैं। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाने की प्रकृति है ये उल्टी बताई है, लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तब आपको कहाँ से एक्सप्लेन करना है? टेस्टिस से। मेल ऑर्गन्स जो हैं उसमें सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में बताएंगे कि छोटे हैं, स्फेरिकल हैं, 15 से 200 जो टेस्टिस हैं ये एक खंड में पाए जाते हैं। और टेस्टिस में काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और प्रत्येक टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया एक पतली नलिकाकार संरचना निकलती है, जिसका काम है शुक्राणु जो टेस्टिस में बने हैं इनको लेकर के वासा डिफरेंस तक पहुंचाना। ये सारी वासा इफ्रेंशिया ओपन होती हैं किसमें? वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस जेनाइटल पेपिलिया में आने से पहले एक मस्कुलर ऑर्गन यानी सीरस में से पास होकर के आती हैं, यानी पेनिस में से पास होकर आती हैं, और जेनाइटल पेपिलिया में मेल जेनाइटल पोर के द्वारा ओपन होती है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से ये डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद मैंने इनको 2 कलर से किया, आप इसको यहीं पर ही होल्ड करके और इसको स्कैन करके इसका डायग्राम बनाकर आराम से समझ सकते हो। ये पूरा लेबल डायग्राम है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने पहले भी बताया ये डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने जो है इसे समझा दिया कैसे बनाना है। एक्सप्लेनेशन कम आती है, लेकिन फिर भी आप अगर डायग्राम बना रहे हो तो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन इट। अब हम लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम टू रिप्रेजेंट लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ इसकी लाइफ साइकिल ही बता दूँ। जैसे आपको बताया था डाइजेनिक एनिमल है, यानी कंप्लीट करता है अपना जीवन चक्र 2 जीवों में। प्राथमिक परपोषी कौन है? ह्यूमन बीइंग। और द्वितीय परपोषी कौन है? विष्ठाभोजी सुअर, है ना। तो यहाँ हम शुरू करेंगे कहाँ से? ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में न्यू विक्टिम ऑफ टीनिया, तो न्यू विक्टिम कौन होगा? जो संक्रमित सुअर का कच्चा मांस खाएगा, जो संक्रमित सुअर का कच्चा मांस खाएगा। संक्रमित सुअर यानी जिस सुअर के अंदर टीनिया की लार्वा अवस्थाएं हैं, जिस सुअर में टीनिया की लार्वा अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको, यहाँ से। पॉर्क्ड कुक, पार्शली कुक्ड पॉर्क यानी अध पक्का मांस सुअर का जिसके अंदर सिस्टिसर्कस लार्वा हैं। तो ये
जब ह्यूमन बीइंग खाता है तो ह्यूमन बीइंग में इसकी सिस्टी सर्कस लार्वा पहुंच गई। कौन सी लार्वा पहुंची? सिस्टी सर्कस लार्वा। ठीक है। अब इस व्यक्ति के शरीर में सिस्टी सर्कस लार्वा पहुंच गया एलिमेंट्री कैनाल में। अब वहां पहुंचने के बाद सिस्टी सर्कस लार्वा का डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होकर के अब इसमें जो है पूरा स्कॉलेक्स वाला भाग, ग्रीवा वाला भाग और सेगमेंटेशन यानी आगे के सेगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग इसका न्यू विक्टिम, और यहाँ से अब इसके शरीर में सिस्टी सर्कस प्रवेश कर गया, तो अब ये क्या बन गया? इसका पेशेंट। तो अब इसको कहेंगे पेशेंट ऑफ टीनियसिस, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर टीनियास, जिसके एलिमेंट्री कैनाल में टीनिया सोलियम है, तो इसको क्या कहेंगे? टीनियसिस। ठीक है। अब हम यहाँ लेते हैं इसका नेक्स्ट डायग्राम। ये इंटेस्टाइन रिप्रेजेंट किया है। इंटेस्टाइन के अंदर ये एडल्ट टीनिया, और क्या बताया था इसमें आपको? जो लास्ट के जो सेगमेंट्स होते हैं, लास्ट वाले यानी ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स वाले अंडपूर्ण देहखंड, तो ये अंडपूर्ण देहखंड जो हैं ये तोड़ करके अलग कर दिए जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं एपोलाइसिस। और ये विष्ठा के साथ में, मनुष्य की विष्ठा के साथ में बाहर त्याग दिए जाते हैं। जिस समय ग्रेविड प्रोग्लोटिड बाहर त्यागा जाता है उस समय उसके अंदर ऑन्कोस्फेयर लार्वा बन चुके होते हैं। नाम क्या बोला है मैंने? ऑन्कोस्फेयर लार्वा। ठीक है। क्योंकि इस लार्वा का डिस्क्रिप्शन हमें आना चाहिए, तो यहाँ हम आगे इसका डायग्राम बताएंगे। तो अब ये है ग्रेविड प्रोग्लोटिड जिसके अंदर विद इनफाइनाइट ऑन्कोस्फेयर्स। स्फेयर मतलब होता है गोल, तो हिंदी में है गोलांकुर। ठीक है। और ऑन्कोस्फेयर लार्वा जो होता है इसके बाहर बहुत मोटी परत होती है, और ये जो परत है यानी ऑन्कोस्फेयर लार्वा वाइबल होता है, कई समय तक जीवनक्षम होता है, कई दिनों तक ये इस अवस्था में जीवित रह सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? ऑन्कोस्फेयर लार्वा। अब यहाँ पर हमने लिखा है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कम आउट विथ फीसेस ऑफ होस्ट, यानी विष्ठा के साथ में जो है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बाहर आ गया। विष्ठा भोजी सुअर जब इस तरह के विष्ठा का भोजन करता है, कंज्यूम करता है, तो ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा सुअर के शरीर में प्रवेश कर गया। अब जब ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा सुअर के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा पहले, तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद में इसके जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स के कारण ऑन्कोस्फेयर लार्वा के जो बाहर की मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व हो जाती हैं, और उसके अंदर ऑन्कोस्फेयर लार्वा के अंदर जो हेक्साकेंथ लार्वा है, हेक्सा मतलब 6 यानी 6 हुक वाला लार्वा है, वो रिलीज हो जाता है। और हेक्साकेंथ लार्वा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से परिसंचरण तंत्र में आ जाता है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में, और सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए वो अंततः पहुंच जाता है कहाँ पर? यहाँ है हेक्साकेंथ लार्वा ब्लड वेसल्स में आ गया, और यहाँ से अंततः वो पहुंच जाता है कहाँ पर? मसल्स में, वॉलेंट्री मसल्स, सुअर की वॉलेंट्री मसल्स में पहुंच जाता है। और जब वो वॉलेंट्री मसल्स में पहुंच जाता है तो हेक्साकेंथ लार्वा कन्वर्ट होता है सिस्टी सर्कस लार्वा में। तो यहाँ 3 लार्वा के नाम आप याद रखने हैं। कौन कौन से? ऑन्कोस्फेयर लार्वा, हेक्साकेंथ लार्वा एंड सिस्टी सर्कस लार्वा। ठीक है। तो 3 लार्वा अवस्थाएं हैं इसकी। और जो है इस टीनिया का जो डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट डेवलपमेंट में लगभग 2.5 महीने का समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 2.5 महीने का समय लगता है। लेकिन सुअर जिसने ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स को कंज्यूम किया है विष्ठा के साथ में, इसकी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने से लेकर के मसल्स तक पहुंचने तक की जो प्रक्रिया है, या मसल्स तक पहुंचने तक की जो प्रक्रिया है, इसे जो है यह 10 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो हम ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ हम कैसे बनाना है वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। पहले हम प्राइमरी होस्ट लिख देंगे, यहाँ हमने सेकेंडरी होस्ट लिख दिया। प्राइमरी होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल में अंतःपरजीवी होता है, इसकी वयस्क अवस्था होती है, एपोलाइसिस प्रक्रिया हुई
और ये जो इतना भाग है ये बाहर है, बाहर मतलब एनवायरनमेंट में, क्योंकि विष्ठा के साथ में ये प्रोग्लोटिड्स को बाहर त्यागा गया है। और जब ऐसे विष्ठा को सुअर ने खाया तो ये सुअर में आ गया, है ना। अब सुअर में हमें इसकी एलिमेंट्री कैनाल बतानी है, फिर इसकी ब्लड वेसल्स में हेक्साकेंथ लार्वा आ गया, हेक्साकेंथ लार्वा फिर मसल्स में पहुंच जाएगा तो उससे बन जाएगा सिस्टी सर्कस लार्वा। और इस तरह के सुअर का कच्चा मांस यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें वो है संक्रमित हो जाता है। और सुअर के कच्चे मांस को क्या कहते हैं? पॉर्क। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पॉर्क टेप वर्म। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ, इसमें इसी प्रोसेस को ये 10 मिनट का टाइम लगता है। ये हेक्साकेंथ लार्वा और ये हेक्साकेंथ लार्वा एलिमेंट्री कैनाल में गया पिग के। उसके बाद में हेक्साकेंथ लार्वा में पेनिट्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, भेदी ग्रंथियाँ, जिनकी सहायता से एलिमेंट्री कैनाल को भेद करके इसके परिसंचरण तंत्र में चला जाएगा। वहाँ से ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यानी यकृत निवाहिका तंत्र में गया, वहाँ से ये यकृत में गया, वहाँ से ये हार्ट में गया और वहाँ से यह वॉलंटरी मसल्स में पहुँच जाता है। अब आगे का परिवर्धन यानी हेक्साकेंथ लार्वा से आगे जो है वो सिस्टी सर्कस लार्वा, जिसे ब्लेडर वर्म लार्वा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा जो डेवलपमेंट है इसको कितना टाइम लगता है? 2.5 महीने का टाइम लगता है। अब मैं आप लोगों को इसके लार्वा अवस्था का डायग्राम बता देती हूँ, क्योंकि ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये है ऑन्कोस्फेयर लार्वा। ऑन्कोस्फेयर लार्वा, तो ऑन्कोस्फेयर लार्वा किस में बन जाता है? ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में बन जाते हैं ऑन्कोस्फेयर लार्वा, ठीक है। अब ये अंदर इसके हेक्साकेंथ वाला भाग है, हुक। इसके बाहर 2 हेक्साकेंथ मेम्ब्रेन है जो इसको प्रोटेक्शन दे रही हैं। उसके बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके बाहर एम्ब्रियोफोर है। तो इस तरह से ये अंदर जो जीव है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी, यानी अगर इसको दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट नहीं मिलता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, ठीक है। तो ये है ऑन्कोब्लास्ट, ठीक है, या इसको ऑन्कोस्फेयर लार्वा कहेंगे हम। उसके बाद में सुअर ने जब इसको खाया तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रवेश कर गया। एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश करने के बाद उसके जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उनके कारण ये सारी लेयर्स जो हैं इसके बाहर ये क्या हो जाती हैं? डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो अंदर क्या बच गया? हेक्साकेंथ लार्वा। अब ये है 6 हुक हैं इसमें और सिंपल, बाहर कोई ज़्यादा आवरण नहीं है, तो ये हेक्साकेंथ लार्वा। अब यहाँ इन हुक्स के बीच में यहाँ पर पाई जाती हैं पेनिट्रेटिंग ग्लैंड्स। इन पेनिट्रेटिंग ग्लैंड्स की सहायता से यह सुअर की आंत्र को भेद कर उसके परिसंचरण तंत्र में पहुँच जाता है और वहाँ से, जैसे मैंने बताया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से के कारण लीवर में, लीवर से हार्ट में, हार्ट से वॉलंटरी मसल्स में, वॉलंटरी मसल्स में आने के बाद में यह कन्वर्ट होता है सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्ट मतलब क्या बताया था मैंने? मोटा आवरण। तो ये बाहर इसके मोटा आवरण है, ठीक है। और हुक्स के ऑपोजिट साइड में, जैसे ये हुक हैं, 6 हुक थे, तो इसके ये हुक अब जो है ये ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि अब हुक का काम नहीं है इसमें, तो ये डिसअपियर हो गए। और इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ इंसर्शन यानी अंदर की तरफ इस तरह से स्कॉलेक्स वाला भाग बनता है। तो ये बन जाता है क्या? इन्वेजिनेटेड स्कॉलेक्स, जिसे प्रोस्कॉलेक्स कहते हैं। सिस्टोसर्कस को ब्लेडर वॉर्म भी कहते हैं। जैसे फुटबॉल के अंदर जो ब्लेडर होता है ना, जिसमें हवा भरी जाती है, तो उस तरह से इसको ब्लेडर वॉर्म भी कहते हैं। तो ये अंदर का जो भाग है ये है फ्लूइड से फिल्ड है, यानी इसमें द्रव भरा हुआ है। और ये बन गया सिस्टी सर्कस लार्वा। बाहर इसके क्यूटिकल है, आवरण है। और अब इसका पूरा जो परिवर्धन है आगे, यानी इससे अब आगे जो सेगमेंट्स वगैरह बनेंगे, आगे का जो पूरा परिवर्धन है ये इसकी वॉलंटरी मसल्स में होगा, ठीक है। या ह्यूमन बीइंग जब इसको खा लेगा और ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल में ये चला जाएगा, तो आगे का परिवर्धन ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल में होगा। पूरा जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल में होगा। तो इस तरह से ये 3 लार्वा अवस्थाएं हैं इसकी। कौन कौन सी? ऑन्कोब्लास्ट, फिर हेक्साकेंथ, और ये जो है सिस्टी सर्कस या ब्लेडर वर्म जिसे कहेंगे। ये इन तीनों के डायग्राम भी हमें आने चाहिए और इसकी पूरी लाइफ साइकिल भी हमें आनी चाहिए। एक बार वापस हल्का सा ये रिवीजन मैं कर लेती हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है,
उसके बाद दो होस्ट कौन कौन से हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसका डायग्राम, एक्सटर्नल डायग्राम, स्कॉलेक्स का डायग्राम और डिस्क्रिप्शन, और सेगमेंट, एक सेगमेंट को क्या कहते हैं वो, मैच्योर प्रोग्लॉटिड का डायग्राम, लेबल डायग्राम आपको बनाना है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड का डायग्राम। अब यहाँ एक चीज़ आपको मैंने बताई नहीं, वो ये है कि हमने ये 3 सेगमेंट बनाने के बाद हम इसकी ये लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल भी बनाएंगे। ये जो लास्ट में एक्सक्रीटरी कैनाल बनाएंगे जो हर सेगमेंट के लास्ट में आपस में जो है ट्रांसवर्स कैनाल के द्वारा जुड़ी रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम जो है इसका लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल हो गई इसकी। तो मेरी समझ में अब जितने भी क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सारे इस टॉपिक में कवर होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।